गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम यहाँ पे आज टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी हैं और उनकी जो तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से लोग, उस पे हम चर्चा करें और उसके लिए हम एक क्लास बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं यहाँ पे आपको पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए जो विद्यार्थी फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे फिजिक्स में ऑप्टिक्स सब्जेक्ट को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज यहाँ पे यूपी पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए यहाँ पे फिजिक्स के एक ब्रांच, जो फिजिक्स का एक ब्रांच बनता है ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक चीज़ जानना जरूरी होता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे क्या। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है तो उसमें चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, करंट क्या होती है। उसी तरह मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। सिमिलर ऑप्टिक्स में जब हम देखते हैं तो ऑप्टिक्स में क्या होता है कि हम जनरली पढ़ते हैं कि लाइट वेव जो है उसकी स्टडी करते हैं, लाइट वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उसकी जो भी रे डायग्राम हैं, लेंस हैं, उससे रिलेटेड जो उन सब का अध्ययन हम ऑप्टिक्स में करते हैं, जिसे हिंदी में प्रकाश मिति कहा जाता है। तो देखिए ऑप्टिक्स जो है, अगर हम इसमें लाइट पढ़ रहे हैं तो इसको भी डिवाइड किया, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो पहली चीज है कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स में हम लिखते हैं ऑप्टिक्स इज द ब्रांच of physics in which we study about the properties of light। देखिए जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, जैसे हमने ऑप्टिक्स को लिखा कि ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की ऐसी शाखा जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या जिसका अध्ययन करते हैं। अब आता है कि अगर लाइट वेव की स्टडी की जा रही है यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ की, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि लाइट वेव क्या है। ठीक है, तो लाइट क्या है। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के थ्रू क्या हो जाए, रेटिना पे पड़े, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, विजुलाइज होती हैं। वो विजुलाइज आफ्टर रिफ्लेक्शन है। तो देखिए हर तरीके की वेव उस पर अगर पड़ रही है तो हमारे रेटिना पे पड़ेगी तो वो विजुलाइज नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया कि जो चीज़ हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करे उसे क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। जो रेटिना पे पड़ रही है और हमें वस्तु को दिखाए उसे लाइट कहेंगे, ना कि हर एक तरीके की वेव को। तो यहाँ पे क्या है, बाय विच वी सीन द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइट वेव्स। दूसरी चीज आती है कि लाइट वेव की प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को किस ब्रांच में स्टडी करेंगे। तो जनरली क्या किया गया कि ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। इसे कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। पहला क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है एक तरफ और एक तरफ क्या हो गया, फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी किस चीज की करेंगे तो हम लाइट की प्रॉपर्टीज को ही स्टडी, लेकिन इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रखेंगे
और कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फिजिकल ऑप्टिक्स में रखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास आती है लेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल तो TIR, इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रखा जाता है। ठीक है, जिसमें आप स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है कि फिजिकल ऑप्टिक्स, यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे कोई एकेडमिक स्टडी नहीं कर रहे हैं, ना हमें कोई एकेडमिक एग्जाम देना है किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का। हम यहाँ पे स्टडी किसके लिए कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिजिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज्यादा राइज होते हैं कंपेरेबल टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। तो हमें मेनली क्या करेंगे, तो हम इसीलिए यहाँ पे आज पहले फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए फिजिकल ऑप्टिक्स में जो चीजें आती हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा लाइट की, तो वो है पहला इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन, थर्ड वन है पोलराइजेशन। अब देखिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इसे हम क्या करेंगे वन बाय वन लेके चलेंगे। पहले इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे डिफ्रैक्शन, और उसके बाद पोलराइजेशन पे पहुंचेंगे। तो एक चीज ये जानना है कि कुछ बेसिक सवाल होते हैं कि जो चीजें एज्यूम की जाती हैं, जैसे इंटरमीडिएट में ही भी पढ़ाया जाता है इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें जानना होगा इंटरफेरेंस स्टार्ट करने से पहले। वो ये है कि इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं कि दो लाइट वेव सुपरपोज कराते हैं, और वहां पे जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी हो तो उसे क्या कहेंगे इंटरफेरेंस। बट यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि आई जो होता है दैट मीन्स इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है एम्पलीट्यूड है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे आगे चल के यूज कर लेंगे। तो इसलिए पहले हमने मेंशन किया कि जो इंटेंसिटी होगी वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के। तो यहां ये देख रहे हैं कि अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है तो ये कॉन्सेप्ट आगे चल के किस में यूज कर रहे हैं हम, इंटरफेरेंस में। तो हम आज स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन, और लास्ट में क्या करेंगे पोलराइजेशन। तो हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे यहां से। तो पहला क्या है कि इंटरफेरेंस होता क्या है। देखिए इंटरफेरेंस जैसे हम क्या करते हैं कि जब रोड पे जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं या आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो कभी कभी दिखता है कि रोड पे ऑयल सरफेस गिरा होता है। ठीक है, गाड़ी का जो जा रही है उसका ऑयल अगर रोड पे गिर जाता है तो वो क्या होता है कि जब सनलाइट उस पर पड़ती है, एक्सपोज होती है, तो वो क्या बनाएगी, हम देखते हैं तो वो हमको कलरफुल दिखाई देती है, कई कलर्स दिखते हैं, लेकिन जब पास में जाते हैं तो वहां पे कलरफुल वो नहीं दिखाई देती। तो कलरफुल क्यों दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जनरली सब लोग जानते हैं कि घरों में जैसे सब यूज करते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं तो वो यूज ही करते हैं। मान लीजिए खाना आप बना रहे हैं, ऊपर ऑयल सरफेस पड़ जाए, ठीक है, पानी के ऊपर, तो कभी कभी देखिए कि अगर लाइट वो चमकीली दिखाई देती है। हर केस में नहीं होगा, कुछ सर्टेन एंगल पे आप देखते हैं तो वो क्या होता है कलरफुल दिखाई देती है, कई कलर्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इन चीज की इस सब की जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ये इंटरफेरेंस फिनोमिना होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटरफेरेंस फिनोमिना स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका एक्सपेरिमेंट हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं। तो एक चीज था कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेरेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी
ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक ग्रुप हो, वहाँ पे कई लोग हों, ठीक है, उन सब का क्या करें, मान लीजिए कि पैसा है, पैसे को हम क्या कर लें, कलेक्ट करें और उसके बाद क्या कर दें, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो दैट मीन्स क्या है कि टोटल पैसा उतना ही है, लेकिन अब सबके पास जो है वो अलग अलग अमाउंट पहुंचा, मतलब इक्वल भी पहुंच सकता है, किसी के पास कम हो किसी के पास ज्यादा। तो यहाँ पे हुआ क्या, टोटल उतना ही रहा। दैट मीन्स क्या है कि एनर्जी जो होगी वो उन टोटल एनर्जी के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण होता है, सुपरपोजिशन के कारण होता है। तो इंटरफेरेंस हम स्टडी करना चाह रहे थे, तो हमें एक चीज मिला कि इंटरफेरेंस टोटली डिपेंड होता है सुपरपोजिशन पे। अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो वहां पे इंटरफेरेंस होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। बाद में हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आती हैं, ठीक है। तो यहां ये देख रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, सुपरपोजिशन। देखिए सुपरपोजिशन को जो डिफाइन किया जाता है वो ये है कि मान लीजिए कि दो लाइट वेव्स आ रही हों एक दूसरे से, जैसे जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यारोपण। दैट मीन्स क्या है कि एक लाइट वेव आ रही है, दूसरी लाइट वेव आ रही है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगी, मीट करेंगी। अध्यारोपण का मतलब एक तरीके से उसके ओवरटेक करना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, दो अगर लाइट वेव्स आ रही हैं तो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट होंगी तो वहां पे होगा क्या। अब देखिए इंटरेक्शन शब्द क्या है कि जैसे अगर दो व्यक्ति इंटरेक्ट हो रहे हैं तो होता क्या कि वहां पे जनरली वो क्या करते हैं, अपने मोमेंटम को स्लो करेंगे, ठीक है, या वो बात करते हैं। तो लाइट वेव्स दैट में क्या है, को इंटरेक्ट जब करेगी तो अपने मोमेंटम, एनर्जी और एम्पलीट्यूड के टर्म्स हम कह सकते हैं कि वो क्या कर लेगी, चेंज करेगी, हल्का चेंज आएगा। ये जो हल्का जो चेंज है, ठीक है, वो कितना होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यह कहता है कि जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे से सुपरपोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो उन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहां पे हम देखें तो क्या होगा, इफ टू आर मोर देन टू वेव्स, टू लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स, light waves superpose, then resultant amplitude is equal to vector sum of individual amplitudes। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो अलग अलग लाइट वेव्स थी उनका जो भी एम्पलीट्यूड था, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब वेक्टर सम के अगर बराबर हो रहा है तो एक चीज आप लोग जानते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है और स्केलर एडिशन क्या होता है। वेक्टर में हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड विथ डायरेक्शन, जबकि
स्केलर में क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड का सम किया जाता है। तो यहाँ पे जो था कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेक्टर सम है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, मान लीजिए कि हम एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, y1 y2 फॉर टू लाइट वेव्स, अगर इससे ज्यादा हैं तो y3 y4 एंड सो ऑन। जितनी वेव्स होंगी जो सुपरपोज करके बनाएंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो इसके बराबर होगा y1 y2 y3 एंड y4। तो इसमें सिंपलेस्ट केस क्या है, सिंपलेस्ट केस ये है कि हम दो वेव को कंसीडर कर लें और उसकी स्टडी कर लें। तो जैसे दो वेव सुपरपोज करेंगे ऐसे ही n वेव सुपरपोज करेंगे। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे, तो अगर दो वेव हम यहाँ पे लेते हैं तो वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है कि अगर दो वेक्टर्स हों, ठीक है, मान लो वेक्टर ये x y और ये x है, दो वेक्टर हैं, कोई डायरेक्शन मान लीजिए कि ये, और एक वेक्टर ये, ठीक है, इसे y1 और इसे y2 मान लीजिए। तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा कि y इक्वल टू अंडर रूट y1, ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 एंड cos थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, रिजल्टेंट आता है। तो सेम यहां पे अप्लाई होगा कि अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास जो निकालना है, अगर दो वेव सुपरपोज कर रहे हैं y1 और y2, तो यहां पे जो बनेगा वो क्या होगा, y इक्वल टू y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 cos डेल्टा। ये देखिए वेक्टर सम था, इसे एकदम सिमिलर मत मान लीजिएगा कि यहां से डायरेक्ट ये लिख दिया गया, यहाँ पे y1 y2 y3। तो यहाँ पे क्या है कि हमने वेक्टर सम को मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया, लेकिन जो वेक्टर सम होता है y इक्वल टू क्या होगा, y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर 2y1 y2 cos डेल्टा। यहाँ पे जब हमने मेंशन किया था तो थीटा को हमने रिप्लेस किया डेल्टा से, ठीक है। डेल्टा इसलिए लिया गया कि आप जब बुक देखेंगे तो बुक में स्टैंडर्ड नोटेशन जो लिया जाता है वो डेल्टा लिया जाता है। तो आगे चल के हम आपको ये बताएंगे कि डेल्टा क्या है, ठीक है, इंटरफेरेंस कैसे होगा, इसका रोल क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि y1 y2 ये, तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा क्या, y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 एंड cos डेल्टा, ठीक है। हमने शुरू में ही ये कहा था कि जो हमारे पास है आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए स्क्वायर, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो रहा हमारा सुपरपोजिशन जब दो लाइट वेव सुपरपोज कर रही हैं, ठीक है। तो हम सिंपलेस्ट क्या लेते हैं कि दो लाइट वेव सुपरपोज कर रही हैं और वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहां का क्या सिनेरियो होगा, जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकाल लें दो वेव के लिए, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एन वेव के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एक चीज आता है यहाँ पे कि ये कॉस डेल्टा है, कॉस डेल्टा कैसे पता हो, ठीक है, अगर कॉस डेल्टा पता हो तो हमें वाई स्क्वायर पता होगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला क्या करेगा, आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंटरफेरेंस बताएगा। कारण क्या है, जैसे देखिए हमने कहा कि इंटरफेरेंस जो होता है वो सुपरपोजिशन पे बेस्ड होता है। तो सुपरपोजिशन पे अगर बेस्ड है तो दो लाइट वेव अगर सुपरपोज कर रही हैं तो वहां पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर एनर्जी हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। तो यहां देखिए अगर हम इंटेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे I लिख सकते हैं,
रिजल्टेंट है, इसे क्या लिख सकते हैं, y1 और y2, ठीक है, क्योंकि i क्या है, प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, दैट मीन्स y का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, i, इसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। यहां पे क्या हुआ, i1, ये क्या हुआ, i2, इधर क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ 1 i2 कॉस डेल्टा, ठीक है। देखिए हमने एम्पलीट्यूड को चेंज किस में कर दिया, इंटेंसिटी में कर दिया, ठीक है। अगर ये इंटेंसिटी का टर्म आया और ये क्या बना दिया, I इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ i1 i2 कॉस डेल्टा। अब ये देखिए यहां पे कि मेन चीज था कि हम यहां पे सुपरपोजिशन तो करा दिए और रिजल्टेंट भी हमें प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये टर्म i जो है ये कांस्टेंट बनेगा, i2 कांस्टेंट रहेगा, i1 i2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां तक ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। बच क्या रहा है हमारे पास, कॉस डेल्टा। कॉस डेल्टा क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण होगा, कॉस डेल्टा के कारण होगा। तो कॉस डेल्टा क्या है, इंटरफेरिंग टर्म है, इसे क्या कहते हैं, इंटरफेरिंग टर्म। यही कॉस डेल्टा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इंटरफेरेंस फिनोमिना के लिए। अगर ये 0 हो जाए तो यहां पे देखिए रिजल्टेंट क्या बन जाएगा आपका, i1 प्लस i2, दैट मीन्स क्या है, ये सम है, ये एक तरीके से क्या है, कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन। पहले जितना एनर्जी था दोनों वेव का मिला के वो रिजल्टेंट के पास है, तो ये क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। तो यहां पे क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन तो पूरे पर रहेगा हमेशा, क्योंकि 3 बेसिक लॉज जो हैं, एनर्जी, मोमेंटम एंड मास कंजर्वेशन, ये हर जगह वैलिड होते हैं। तो हमें ये देखना है कि एनर्जी ये क्या है, टोटल है। तो कॉस डेल्टा अगर 0 होता है तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। हर हाल में ऐसा एक कंडीशन बनाना पड़ेगा जिसमें कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या है, फाइनाइट आए। फाइनाइट मीन्स 0 ना हो जाए, ठीक है। यहां पे क्या हो, कुछ 0 से ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन 0 हो गया तब ये रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉस डेल्टा की वैल्यू को देखते हैं कि अरेंज करते हैं कि कैसे हम कॉस डेल्टा की वैल्यू को मैनेज करें। तो यहां पे देखिए डेल्टा क्या है, 2 वेव के बीच का हमने क्या कहा था, एंगल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए कि 2 वेव हैं, y इक्वल टू, यहां पे हम वेव लिखते हैं a साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। y2 हम क्या लेते हैं, चलिए a1, ये a2 साइन ओमेगा t माइनस kx। यहां पे टू टाइम्स 1, ठीक है, 1 2, ठीक है। ये 2 अलग अलग वेव ले लिए। 2 अलग अलग वेव लेने से क्या मिला, हम इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन देखना चाह रहे थे। और दूसरी क्या थी, हमें मेनली डिफाइन करना था कॉस डेल्टा, ठीक है। तो यहां पे है कि a1 साइन ओमेगा 1 t माइनस के 1 एक्स या a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, y1 एम्पलीट्यूड क्या है, a1, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है, a2 है। तो डेल्टा क्या होगा, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। साइन क्या देगा, मतलब आप साइनोसॉइडल किसी का निकालते हैं या कोसाइन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब आप वेव इक्वेशन में देखेंगे
तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नोटेशन लिया जाता है वो फाई से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फाई। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू a1 साइन फाई 1। ठीक है, इसी तरह इसे भी लिख सकते हैं a2 साइन फाई 2। ठीक है, साइन फाई 1 और फाई 2, तो डेल्टा क्या होगा, फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, या फाई 2 माइनस फाई 1, इसका डिफरेंस होगा। तो डेल्टा को हम जब डिफाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, फाई 2 माइनस फाई 1। ओके, सेकेंड वेव माइनस फर्स्ट वेव या फर्स्ट वेव माइनस सेकेंड वेव। अब ये था कि ये जो एंगल है, फेज है, तो इसे क्या दिखाते हैं, यहां पे फेज के नाम से दिखाते हैं। ये क्या है, फेज है, फाई। ठीक है, अगर देखिए बहुत लोग क्या करते हैं फंसाने के लिए किसी से, जैसे लाइट पढ़ रहे हैं आप तो सिंपली पूछते हैं लाइट क्या है, आप वेव बताने लगिए तो कहते हैं फेज क्या है। तो फेज क्या डिफाइन करता है, फेज क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी सिचुएशन को बता देता है कि वो एग्जैक्टली कहां पे है। ठीक है, तो जो फेज है ये फाई 1 फाई 2, ठीक है, डेल्टा हमने डिफाइन कर दिया फाई 2 माइनस फाई 1। अब यहाँ पे सिर्फ समस्या यहीं पे नहीं रुकती है कि हमने डेल्टा को डिफाइन कर दिया फाई 2 माइनस फाई 1 तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, कॉस डेल्टा में, क्योंकि ये इंटरफेरिंग टर्म है। ठीक है, अगर ये इंटरफेरिंग टर्म है, यहां पे हम लिख देते हैं I इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कॉस डेल्टा इंटरफेरिंग टर्म है तो कॉस डेल्टा को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ये डिफाइन हो जाए, वेल डिफाइन, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो देखिए कॉस डेल्टा हमेशा क्या करेगा, +1 से कम होगा। ठीक है, कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, -1 से ज्यादा या कम और +1 से कम नहीं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू के बीच में ये क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगा इसके वैल्यू को। अब देखिए कि अगर कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 हो जाए तब क्या होगा, और कॉस डेल्टा की वैल्यू +1 हो जाए तब क्या होगा। कॉस डेल्टा की वैल्यू +1 होने की स्थिति में क्या है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आपकी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा। अब देखिए +1 अगर होता है कॉस डेल्टा तो यहां पे क्या होगा, कॉस डेल्टा इक्वल टू +1 के लिए क्या होगा, I इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 I2। ठीक है, जिसे किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 ओ सॉरी, यहां पे अंडर रूट होगा, आई एम सॉरी, का स्क्वायर। ठीक है, हमने I के स्क्वायर की वैल्यू को लिखा था न कि I को, तो यहां पे अंडर रूट होगा, हर जगह पे अंडर रूट होगा यहां पे। ठीक है, ओके, तो ये क्या बनाएगा, I इक्वल टू I1 और I2। अभी तक इतना इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हम अब बताएंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि इसे और कैसे सिंप्लीफाइड किया जाएगा। तो यहां पे देखिए कॉस डेल्टा अगर -1 हो तो -1 की स्थिति में क्या बनेगा, ये I1 माइनस I2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हुआ और ये मिनिमम हो गया। तो दो वैल्यू हमको मिल गई, I मैक्स और I मिन। I मैक्स कितना होगा, जब कॉस डेल्टा की वैल्यू +1 हो, और I मिन की वैल्यू कितनी होगी, -1 जब कॉस डेल्टा की वैल्यू होगा।
तो यहाँ पे ये था कि cos डेल्टा +1 और cos डेल्टा -1 कब देगा, ये हमेशा तो नहीं देगा, क्योंकि cos डेल्टा क्या कर रहा है, -1 टू +1 के बीच में क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो इस स्थिति को समझने के लिए कि मतलब हम कैसा चाहिए डिफरेंस, तो देखिए जब हमें प्रैक्टिकल करते हैं तो एक चीज है कि ऑब्जर्वर हमेशा ये कोशिश करता है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है या जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो विजिबिलिटी जितनी अच्छी होगी उसका मेजरमेंट उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो वहां पे जब हम आगे चल के इसको पूरी डिराइव करेंगे एनालिटिकल मेथड से, तब वहां पे हम देखेंगे कि विजिबिलिटी क्या होती है और इसेंशियल और डिजायर कंडीशन क्या है। अभी मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड बना रहा हूं कि इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन जो है उसका रोल क्या है, सुपरपोजिशन से हमें कोहेरेंस कैसे मिलेगा, मोनोक्रोमेटिसिटी कैसे मिलेगी, इन सारी चीजों पे हम बात आज करेंगे। तो पहली चीज क्या हमने देखा कि इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस के लिए जरूरत क्या है, सुपरपोजिशन की, पूरी तरह बेस्ड होता है सुपरपोजिशन पे इंटरफेरेंस। तो जब हम सुपरपोजिशन को डिफाइन कर रहे थे तो हमें रिजल्टेंट तो मिल गया, तुरंत रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई, मैक्सिमम मिनिमम भी मिल गया। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम बताने का मेरा कारण यह था कि हम आपको यह बता सकें कि कॉस डेल्टा जो है यहाँ पे डेल्टा, इसका रोल क्या है, ये क्या डिफाइन करेगा आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सॉरी y = हमने यहां लिखा था a1 sin phi1, ठीक है। y2 हम लिख रहे हैं a2 sin phi2, ओके। अब देखिए डेल्टा की वैल्यू हम यहां लिखे थे phi2 माइनस phi1। तो ये हमने कहा था कि जो फाई है, फेज है, फेज को डिफाइन किया जाता है ω2t माइनस k2x, ठीक है। phi1 को क्या लिखा था हम, ω1t माइनस k1x। अब देखिए यहां पे समस्या, cos डेल्टा तो हम बता दिए कि phi2 माइनस phi1 होता है, लेकिन अगर phi2 माइनस phi1 यहां पे करने लगे हम, तो यहां पे क्या आएगा, phi2 माइनस phi1 क्या बनेगा यहां पे, ω2 माइनस ω1 t, ठीक, माइनस k1 k2 माइनस k1 x, ठीक है, ये बना। अब देखिए ω2 ω1 k2 माइनस k1, तो अगर cos डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है या आपको अपने अनुसार रखना है, तो हमें क्या चाहिए कि डेल्टा टाइम के साथ वेरी ना करे, क्योंकि cos डेल्टा की वैल्यू जब आप निकालते हैं, ठीक है, 0 टू t टाइम के लिए, तो ये 0 आता है, ठीक है। एक सर्कल तो कंप्लीट करेगी ना अपनी लाइट वेव, जब लाइट वेव मूव कर रही है तो क्या करेगी, एक कंप्लीट साइकिल को वो क्या करेगी, 0 टू t, t क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है, इतने टाइम के लिए वो क्या करेगी के अंदर अपनी एक साइकिल को क्या कर लेगी, वो कंप्लीट कर लेगी। अगर वो अपने एक साइकिल को कंप्लीट कर रही है, उसके लिए cos डेल्टा 0 हो गया, तो हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस में जो सुपरपोजिशन पर अभी तक हम जोर दे रहे थे कि cos डेल्टा को किसी भी तरह 0 होने से रोकना है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यहां पे मिलता है कि देखिए डेल्टा की वैल्यू को हमें ऐसे करना है कि वो फाइनाइट दे दे, 0 ना दे। तो इसका पूरा खेल था अभी तक समझाने का कि डेल्टा की वैल्यू को क्या किया जाए कि रुक जाए। तो यहां पे किया जाता है, अगर हम टाइम को तो रोक नहीं सकते हैं, लाइट वेव आ रही हैं, दो लाइट वेव प्रोपागेट कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करेंगे, तो हम लाइट को रोक नहीं सकते, और लाइट को और टाइम को हम अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते हैं। हम मैनेज किसे कर सकते हैं, जो लाइट आ रही है उसको। तो होता क्या है कि ω2 माइनस ω1 फ्रीक्वेंसी, अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को ले लें तो यहां पे क्या होगा,
टाइम का टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इफ वी टेक टू सुपर पोजिंग वेव with same frequency, then ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर हम दो सुपरपोजिंग वेव को क्या कर दिए, विथ सेम फ्रीक्वेंसी ले लिए, तो यहां पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, डेल्टा से अपने आप ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म क्या हुआ, अपने आप कैंसिल हो गया। मतलब क्या हुआ, 0। ये वैल्यू जब 0 दे देगी आपको, तो हमारे पास एक चीज प्रॉब्लम हट गई कि टाइम का, कि फ्रीक्वेंसी अगर हम सेम लेते हैं तो हमें टाइम का यहाँ पे क्या हुआ, जो टर्म बन रहा था वो 0 हो जा रहा था, हो जाएगा। अब ये देखिए कि अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस K2 माइनस K1 इंटू एक्स, तो अब जो फेज डिफरेंस है वो किस पे डिपेंडेंट हो गया, एक्स पे। एक्स क्या है, डिस्टेंस है। मतलब जो लाइट वेव ट्रेवल कर रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो अगर हम मैनेज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कास्ट डेल्टा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो एक चीज थी कि अगर विथ सेम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी हमको, यहाँ पे हम आगे चल के ये भी देखते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी की इसे डिफाइन भी किया जाता है कि सेम फ्रीक्वेंसी की वेव को क्या कहा जाएगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव कहा जाएगा। तो मोनोक्रोमेटिक का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, सुपरपोजिशन जब पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन के बाद हम आते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बनाने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स में क्या होता है, दो उसकी लाइट वेव होंगी वो क्या होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की होंगी। तो सेम फ्रीक्वेंसी का होगा तो हमारे पास ये जो टाइम का टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, डिस्टेंस बचेगी और उसी पे डिपेंडेंट होगा। तो आगे आप देखेंगे जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि K2 माइनस K1 का क्या रोल है, डेल्टा का क्या रोल है, इन सारी चीजों को हम आगे अभी देखेंगे। तो एक चीज था कि मोनोक्रोमेटिसिटी, तो इसी टर्म से क्या आता है निकल के, मोनोक्रोमेटिसिटी। मतलब जो लाइट वेव सुपरपोज कर रही हैं एक दूसरे से वो क्या होंगी, मोनोक्रोमेटिक होंगी, अब सिर्फ विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की क्या जरूरत है, आई थिंक यू आर अंडरस्टूड। यहां पे अब देखते हैं कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव हमारे पास है तो ये चीज बचा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, I इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 cos डेल्टा। देखिए अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को चूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव को चूज करते हैं, तो पहली बात मोनोक्रोमेटिक देख लेते हैं क्या है। इफ टू लाइट वेव्स have same frequency and wavelength, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की लाइट वेव्स को क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव कहते हैं। तो पॉलीक्रोमेटिक किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ हो, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ को क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट वेव।
तो हमें इंटरफेरेंस के लिए मेन जरूरत है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। ठीक है, देखिए जो घरों में बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, सनलाइट क्या है, तो घर की लाइट को हम पॉलीक्रोमेटिक नहीं कहते, लेकिन जो सन की लाइट है उसमें क्या होती है, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसे क्या करेंगे, हमें बनाना पड़ता है, जिससे उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन मेड सोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे सोडियम लैंप है, लेजर लाइट है, ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं। बट परफेक्ट मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं है, लेकिन क्या है कि अचीव हुआ है, नियर अबाउट मोनोक्रोमेटिक मान सकते हैं। मान लीजिए कि 5 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम का अगर डिफरेंस हो दोनों में, तो माना जा सकता है कि ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो अब क्या है कि डेल्टा किस पे डिपेंडेंट हो गया, सिर्फ K2 माइनस K1 पे, यक्स। ठीक है, दिस डिपेंडेंसी ये है पूरी। तो अगर फेज डिफरेंस, अब देखिए पाथ डिफरेंस आ गया ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो गया। मान लीजिए दो लाइट वेव क्या हो रही हो, यहां से और यहां से जा रही हैं। ठीक है, ये क्या कर रही हैं, यहां पे सुपरपोज कर रही हूं। ठीक है, दो लाइट वेव, जिसे K2 और K1 कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर हम यहां से चली गई डिस्टेंस को देख लें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि x क्या है, ठीक है, डेल्टा x, और ये क्या है। तो k जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को आप जानते हैं कि जो डिफाइन किया जाता है वो क्या किया जाता है, 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस को कांस्टेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, और यही है जो हमें, जिससे पता चलता है कि ब्राइट पॉइंट कब मिलेगा और डार्क पॉइंट। ये ब्राइट पॉइंट कैसे बताएगा कि ब्राइट पॉइंट कब मिलेगा, डार्क पॉइंट कब मिलेगा। अगर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कास्ट डेल्टा 1 हो गया, तो कास्ट डेल्टा 1 हो गया, तो वहां पे क्या होगा, ब्राइट पॉइंट। ब्राइट पॉइंट क्या मिलेगा, अगर डेल्टा 0 हुआ तो आई इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। अगर 90 डिग्री हो जाए, सॉरी 90 डिग्री हुआ तो 0 होगा, तो सुपरपोज नहीं। अगर -1 हो जाए, मान लीजिए कि पाई हो जाए, तो यहां पे क्या बनेगा, I इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे चीजें हैं कि अगर हम इसे मैनेज किए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे I1 और I2 बने, इसे मिनिमम कहते हैं, इसे मैक्सिमम कहते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। इन्हीं पॉइंट्स को जहां पे मैक्सिमा मिलेगा उसे क्या कहेंगे, ब्राइट पॉइंट कहेंगे, और आई मिनिमम क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, डार्क पॉइंट कहेंगे, या डिस्ट्रक्टिव पॉइंट भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव पॉइंट कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पॉइंट जो हैं, ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, एक पैटर्न देते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे, जब डिटेल अभी आगे चल के इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस क्या है, और इंटरफेरेंस में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कौन कौन सी थ्योरी आई, सक्सेसिव थ्योरी क्या थी। तो जैसे आप जानते हैं कि पहले क्या था, जैसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग दी गई थी। तो न्यूटन्स ने मान लिया था कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है, टीनी बॉल की तरह है, जिसकी एनर्जी h उन्होंने माना, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, इन क्वांटिटीज को क्या कर दिया था, डिफाइन किया था। लेकिन उन्होंने अपनी ही थ्योरी का एक जैसे कहा जाए कि अपनी ही थ्योरी को गलत साबित कर देने वाला एक्सपेरिमेंट किया, जिसे न्यूटन्स रिंग कहते हैं। उन्होंने न्यूटन रिंग बनाया जो किस पे बेस्ड था, इंटरफेरेंस पे। तो वो जस्टिफाइड नहीं कर पाए कि इंटरफेरेंस पार्टिकल नेचर से कैसे जस्टिफाइड हो। तो बाद में यंग्स आए, उन्होंने पहला एविडेंस दिया था कि लाइट
इंटरफेरेंस का पहला एक्सपेरिमेंट था जो ये भी दिखा रहा था कि वेव नेचर है, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, ऐसे दो सेटअप बनाए जाते हैं कि दो स्लिट होंगे, वहां से लाइट सोर्स यहां पे आएगा और सुपरपोज करेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मोनोक्रोमेटिसिटी को प्राप्त किया। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए क्या करते हैं हम, जनरली सोडियम लैंप को चूज करते हैं। सोडियम लैंप परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक नहीं है, लेकिन कंसिडरेबल मोनोक्रोमेटिक। मैंने पहले ही कहा था कि अगर 2, 4, 6, 10 एंगस्ट्रॉम का अगर डिफरेंस होता है दो लाइट वेव्स के बीच में, तो उसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। अब ये था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यहां पे जब तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न उनको मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि भाई यहां पे डेल्टा कांस्टेंट है, तो यहां पे हमने क्या किया कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 को कांस्टेंट किया। दूसरी चीज है कि K2 माइनस K1 इंटू एक्स ये कांस्टेंट रहे। तो ये कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं कि कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करते हैं। अगर डेल्टा कांस्टेंट हो गया तो इसी को क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, कि दो लाइट वेव एक दूसरे से क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट को डिफाइन जो किया जाता है बस सिंपली ऐसे किया जाता है कि मान लीजिए कि दो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, उनके फेज क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट हो। एक दूसरे से कोरिलेट कब होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक लाइट वेव आ रही है, दूसरी लाइट वेव है जिसका फेज φ2 है, पहले का फेज φ1 है। तो φ2 और φ1 के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन अगर वो कांस्टेंट बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोहेरेंस। तो कोहेरेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कोरिलेशन बिटवीन द फेज ऑफ द सुपरपोजिंग लाइट वेव्स इज नोन एज द कोरिलेशन। एंड कोरिलेशन अगर ये कांस्टेंट बना तो इसे को क्या कह देंगे, कोहेरेंस सोर्स कह देंगे। तो कोहेरेंस सोर्स दो अलग अलग लाइट सोर्स से कभी भी डिफाइन प्राप्त नहीं किए जा सकते। उसका कारण ये है कि देखिए ये जस्ट एडिशनल चीज है कि मान लीजिए, ये तो सब जानते हैं कि मान लीजिए ये E1 हमने मान लिया, ये E2 मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। देखिए इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली हमको समझना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी अगर डीप में आप जाएंगे तो यहाँ पे इमिशन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट टू लोअर स्टेट, ये इमिशन होते रहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल देख रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है इंटरफेरेंस को पढ़ना, ना कि इसको अभी, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से क्या जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। मान लीजिए कोई एटम क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास एनर्जी क्या है, H, सॉरी यहां पे हम E2 ही रख देते हैं, जिसके पास एनर्जी क्या है, E2 है, और यहां पे क्या है, E1 है। अब यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहां एनर्जी डिफरेंस हुआ इसके पास, इसके यहां पे जैसे ही वो पहुंचेगा उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, E1। तो उसके पास एनर्जी की कुछ कमी आई, ठीक है। एनर्जी की कमी कितनी आई, E2 माइनस E1, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट हम उससे कहते हैं जिसके पास हायर एनर्जी हो। अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे हो रहा है, तो वो क्या हुआ, यहां पे उसके एनर्जी में जो कमी आ रही है, वो क्या करेगा, एक वेव पैकेट के रूप में, मतलब जिसे क्वांटा होता है या फोटान जिसे कह सकते हैं, फोटान को क्या कर देगा, वो इमिट कर देगा। तो ये फोटान को जब इमिट करता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, और एच न्यू किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1। और ये फिनोमिना क्या है, 10⁻⁸ सेकंड में हो जाती है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक सोर्स के लिए ये फिक्स होगा ना, दो अलग अलग अगर हम सोर्स ले लिए, मान लीजिए कि यहां भी एक सोर्स ले लें, ठीक है, यहां अलग होगा। मान लीजिए कि इसके जिस टाइम यहां पे ड्रॉप कर रहा है उस टाइम ये एक्साइट हो, ठीक है। मैनी टाइम्स ये जो फिनोमिना होती है रिपीटेशन होता है,
रिपीटिशन की एक्साइटेड टू लोअर, लोअर टू एक्साइटेड, ठीक है। और जब एक्साइटेड से लोअर पे आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोटान को इमिट कर देगा। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि दो अलग अलग सोर्स से हम कोहेरेंट सोर्स नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तो अगर हम एक ही सोर्स चुने, कोई एक सोर्स, तो वहां पे हमें पॉसिबिलिटी है कि हम डेल्टा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एक ही सोर्स से कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। एक सोर्स से जब कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने जाएंगे तो हमें अलग अलग मेथड मिलते हैं, जिसे हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स जो होगा, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, इसे क्या किया जाता है, कोहेरेंट सोर्स अलग अलग सोर्स से प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि एक ही सोर्स से प्राप्त किया जाता है। दैट मीन्स एक लाइट वेव को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे, और इसका कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। ये पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन दोनों में इंटरफेरेंस कंडीशंस अलग अलग होंगी। और इससे क्या करते हैं, इसकी थ्योरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे आपको और इसकी थ्योरी में कुछ एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। जैसे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, आपका फ्रेनेल बाइप्रिज्म आएगा। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या होगा, न्यूटन्स रिंग, फेविपेराटिटेलॉन, तो या जनरली हम कहते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो यहां पे दो मेथड हुए। तो दो तरीके अगर हैं कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के, तो दोनों के अलग अलग कंडीशंस भी निकाली जाएंगी और दोनों के अलग अलग मेथड होंगे डिफाइन करने के लिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस भी अलग अलग होंगी। तो यहां पे जब हम कोहेरेंट सोर्स से ये देख रहे हैं कि अगर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है, जब एक ही वेव फ्रंट को दो भाग में तोड़ दिया जाए, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं हम, मान लीजिए ये, ठीक है, ठीक है। यहां से मान लीजिए कि एक सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, और यहां से वेव आ रही है, ठीक है। तो यह सॉरी, तो यहां से देखिए ये वेव क्या हो रही है, प्रोपागेट करेंगे। ये कुछ ज्यादा हौस पौस हो गया। तो यहां पे देखिए, यहां से अगर एक वेव आई, ठीक है, तो यहां पे क्या बनाएंगे, दो अलग अलग सोर्स बनाएंगे, ठीक है। ये करेगा क्या,
ये दो अलग अलग सोर्स, ठीक है, एक वेव का काम करेंगे और दो सुपरपोज करेंगे। अब यहां पे देखिए, ये जो लाइट वेव आ रही थी, इसका वेव फ्रंट, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा सेम होगा इन दोनों का, ठीक है। और यहाँ पे K1 और K2 के टर्म में सिर्फ डिफाइन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम सिंपली, यहाँ पे फेज तो मैनेज हो गया, जिस टाइम पे वो लाइट वेव इमिट की होगी उसी टाइम पे है, ठीक है, क्योंकि एक ही वेव से दो वेव बना लिए गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा मैनेज हुआ। तो इसीलिए इंटरफेरेंस फिनोमेना में स्टडी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है पहली, वो ये है कि हम एक सोर्स से दो सोर्स को बनाएं, जिसे कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स हमेशा क्या किया जाता है, एक वेव से दो वेव बनाए जाते हैं, ठीक है। और विदाउट कोहेरेंस के इंटरफेरेंस फिनोमेना होगी नहीं। कारण क्या है कि डेल्टा वहां कॉस डेल्टा ओवर टाइम पीरियड के लिए क्या कर देगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए हमें कोहेरेंट सोर्स की जरूरत है। तो आज के लिए जो हमने बेसिकली देखा कि देखिए, पहले तो ये है कि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पहला चीज होता है कि बैकग्राउंड देखना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आई थिंक ये वीडियो यूजफुल रहेगा कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि इंटरफेरेंस क्या है, तो इंटरफेरेंस मैंने पहले ही बताया कि वो क्या है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। और किसके कारण है, सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण। तो उसके बाद हमारे सुपरपोजिशन क्या है, तो सुपरपोजिशन को जब हमने बताया तो हमने ये देखा कि जो सुपरपोजिंग वेव हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। तो वेक्टर सम जब हम करने गए तो हमने को ये मिला कि ठीक है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो भी था, तो हमने देखा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी आफ्टर द सुपरपोजिशन। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो क्या है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 I2 कॉस डेल्टा, ठीक है। तो कॉस डेल्टा जब यहाँ पे है तो हमने देखा कि कॉस डेल्टा क्या बन रहा है, इंटरफेरिंग टर्म बन रहा है। दैट मीन्स इंटरफेरेंस बेस्ड है सुपरपोजिशन पर, और सुपरपोजिशन किस पे बेस्ड हो गया, एक तरीके से इंटरफेरेंस के लिए कॉस डेल्टा पे, जिसे हम क्या कहते हैं आगे चल के कोहेरेंस कहते हैं। कि अगर correlation between the phase difference of two superposing light waves is constant is known as the coherent source। और coherent source without coherent source हम interference phenomena को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखना को मिलता है कि कोहेरेंसी क्या है, कितने परसेंट कोहेरेंस है, वो सब हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में क्या किया जाता है कि एक वेव के वेव फ्रंट को दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब हम वेव के एम्पलीट्यूड को ब्रेक करें, ठीक है। जैसे क्या करते हैं कि लाइट वेव आ रही है और मिरर से वो टकराए, ठीक है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसके एम्पलीट्यूड में क्या होता है, कमी आती है। दैट मीन्स जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उसके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड का डिवीजन किया जाता है वहां पे। तो दोनों स्थिति में हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, एक सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं। मेन चीज ये याद रखनी है कि कोहेरेंट सोर्स कभी दो अलग अलग सोर्स से नहीं बनाए जा सकते। एक सोर्स लेना होगा, एक सोर्स की ही लाइट वेव लेनी होगी और एक लाइट वेव से हम दो सोर्स बनाएंगे। तो जो पूछा जाता है तो सोडियम लैंप को मोनोक्रोमेटिक सोर्स की तरह बिहेव किया जाता है और उनके वेव के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 एंगस्ट्रॉम का है। इसलिए उसे क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है या ट्रीट किया जाता है एक क्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या है, रिक्वायरमेंट है किसके लिए, या नीड कह सकते हैं आप, मोनोक्रोमेटिक इंटरफेरेंस फिनोमेना के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इंटरफेरेंस, हमने ये जाना कि इंटरफेरेंस है क्या।
अब ये देखेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्स के। दूसरी चीज है, देखिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जानेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन के, हमें ये देखना है कि पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड जहां से क्वेश्चन उठा सकता है इंटरफेरेंस के, वहां से हम उस टॉपिक को पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि आप इंटरफेरेंस के डीप में ही चले जाएं और पूरा पूरा टाइम खराब हो जाए, ठीक है। क्योंकि जितने टाइम है उसी टाइम के अंदर हमें पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो हम ये देखेंगे इंटरफेरेंस क्या है, किस फिनोमिना पे बेस्ड होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या है, मोनोक्रोमेटिसिटी क्या है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त कैसे किया जाता है। आज हमने इतना सीखा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए। तो पहला जैसे हमने लिखा है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो हम नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता क्या है, इसमें कौन से एक्सपेरिमेंट आते हैं, इसके लिए ब्राइट और डार्क पॉइंट के लिए कंडीशंस क्या हैं, उन सारी चीजों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कहाँ गए? पंकज जी गए कहाँ? अच्छा हाँ हाँ।